हेलो गाइस, आज के लेक्चर में करेंगे शेक्सपियर की पोएम के 100 PYQ विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इससे हमारा मोस्ट ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा शेक्सपियर से रिलेटेड। और क्या नाम है, आपको भी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस हो रही हैं, पर हम क्या करें कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे को 1 बाय 1 करके वर्ड्सवर्थ से, किट्स से, किससे भी कितने क्वेश्चन आए हुए थे। तो रोमांटिक एज के राइटर को मैं कवर करना चाहती हूँ 1 बाय 1 करके। ठीक है, और शेक्सपियर अपने आप में बहुत बड़ा है। शेक्सपियर के क्वेश्चन आने ही आने हैं, वर्ड्सवर्थ के आने हैं, क्योंकि उन्होंने उनके बाय नेम उनको लिख रखा सिलेबस में। इसलिए ना फिर मेरे को भी, मेरा ऐसा नहीं है कि आपको देखते देखते दिक्कत होती है, मेरा भी मुंह दुखने लगता है बोलते बोलते, पर क्या करें, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है हमें। ठीक है, और टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे, आगे चलेंगे सीधे ही क्वेश्चन के ऊपर और शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज नोन एज द प्रोक्रिएशन सोनेट। प्रोक्रिएशन सोनेट को शेक्सपियर के किस सोनेट को प्रोक्रिएशन सोनेट के नाम से जाना जाता है? सोनेट 1 को। इन सोनेट 1 में शेक्सपियर युवा व्यक्ति को शादी करने और बच्चों का पिता बनने की सलाह देते हैं ताकि उनकी सुंदरता उनकी संतान में जीवित रह सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सोनेट डज शेक्सपियर डिस्कस द रेवेजेस ऑफ टाइम। शेक्सपियर किस सोनेट में समय के प्रकोपों की चर्चा करते हैं? सोनेट 12 में समय के अनिवार्य गुजरने और कैसे यह सुंदरता और जीवन को प्रभावित करता है, इसकी चर्चा करते हैं। यानी समय के गुजरने की चर्चा किस में होती है? पोएम सोनेट 12 में होती है। पहले जो ये नंबरिंग वाली सोनेट है, पहले मैंने इनको लिया है। कभी आप बोर होके ये सोचो कि काफ़ी सारी यही सोनेट आ रही है और ये सारे PYQ हैं। जहाँ तक भी ये जो नंबरिंग वाले सोनेट हैं उनकी, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और सारे ही मैंने PYQ डाले हैं इसके अंदर, जो कि आपके नेट में, DSSB में, TGT में, PGT में आए हुए हैं। ठीक है, तो और आज बहुत जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूँगी ताकि आपका टाइम बिना वेस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर इज ऑफन रेफर टू एज द डार्क लेडी सोनेट। डार्क लेडी सोनेट कौन सी है शेक्सपियर की? शेक्सपियर के किस सोनेट को अक्सर डार्क लेडी सोनेट कहा जाता है? सोनेट 130 है, यानी 130 है। इस पोइम को सोनेट 130 शेक्सपियर के सबसे प्रसिद्ध सोनेट्स में से एक है, जहाँ वे प्रेम कविताओं में किए गए अंतररंजित तुलनाओं की मजाकिया आलोचना करते हैं। यानी कि प्रेम की का मजाक बनाते हैं 130 में, और इसको क्या कहा जाता है? डार्क लेडी सोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, इन सोनेट 18 हाउ डज शेक्सपियर इमोर्टलाइज द ब्यूटी ऑफ हिज सब्जेक्ट। सोनेट 18 में शेक्सपियर अपने विषय की सुंदरता को कैसे अमर करते हैं? शेक्सपियर अपने विषय की सुंदरता की तुलना एक गर्मियों के दिन से करते हैं और कहते हैं कि यह कविता उस सुंदरता को हमेशा के लिए संरक्षित करेगी। ये ठीक है, यानी कि सुंदरता की तुलना गर्मियों से किस पोएम में की गई है? तो 18 पोएम में सुंदरता की तुलना किससे की गई है? गर्मियों से की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ क्वेश्चन, विच शेक्सपियर सोनेट स्टार्ट विद द लाइन सेल आई कंपेयर दी टू ए समर डे। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है, क्या मैं तुम्हारी तुलना एक गर्मियों के दिन से करूं? तो सोनेट 18। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके थे, तो ये लाइन याद रखनी है आपको, सेल आई कंपेयर दी टू समर डे। यानी कि आपको याद रखना है कि समर यानी कि 18। ठीक है, 18 पोएम समर से रिलेटेड है, जिसमें लव की तुलना समर से की गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ सोनेट 73 बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के सोनेट 73 का विषय क्या है? तो क्या है? एजिंग एंड पैसेज ऑफ टाइम। सोनेट 73 में शेक्सपियर उम्र बढ़ने और जीवन के क्षणिक स्वभाव पर विचार करते हैं। देखो, याद कर सकते हो बिल्कुल आसान से, क्योंकि 73 एज बहुत ज़्यादा हो गई है और इसके अंदर उम्र बढ़ने, यानी कि 73 उम्र आपकी बहुत बढ़ चुकी है, तो इसके ऊपर इसका जिक्र है। ठीक है, क्योंकि निमोनिक बढ़ा के याद करोगे तो जल्दी होगा। विच ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज नोन एज द फेयर यूथ सोनेट। देखो, डार्क लेडी सोनेट हमने कर ली थी, और अब किसको बताया इसने? फेयर यूथ सोनेट के बारे में पूछा है। तो शेक्सपियर के किस सोनेट को फेयर यूथ सोनेट के रूप में जाना जाता है? सोनेट 20 को। ठीक है, यानी कि अब देखो, यहाँ से भी याद हो जाएगा आपको, यूथ का जो फेयर यूथ होती है वो किस एज में होती है? 20 के एज में होती है। व्याख्या, फेयर यूथ सोनेट एक युवा व्यक्ति को समर्पित है और सोनेट 20 में वक्ता उस युवा की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट है इन सोनेट 116, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव। ठीक है,
तो सोनेट 116 में सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है? सोनेट 116 में प्रेम को कुछ ऐसे परिभाषित करता है जो समय के साथ बदलता या फीका नहीं, यानी कि समय के साथ बदलता नहीं है और फीका नहीं पड़ता है। प्रेम कितनी एज में होता है? 16 साल में। ये 1 हटा दो और क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आप 1 हटा के इसको याद करो कि प्रेम, सच्चा प्रेम 16 साल की एज में। उसके बाद है हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितनी पोएमें लिखी? तो 154 सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट लिखे हैं जो प्रेम, सुंदरता, राजनीति और मृत्यु जैसे विषयों की खोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच सोनेट डील विद द थीम ऑफ रेवेजेज ऑफ टाइम? समय के प्रकोप विषय से संबंधित सोनेट 12। ठीक है, सोनेट 12 समय के अनिवार्य अक्षय पर विचार करती है, यानी कि कोई भी जो समय है ना, वो कहते हैं कि 12 साल हो गए हैं, 12 साल में कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाती है, तो आप समय का की अगर जिक्र आए तो 12 साल का टाइम बहुत लंबा होता है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। विच सोनेट बिगिन विद वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मैंस आइज? कौन सा सोनेट इस पंक्ति से शुरू होता है, जब भाग्य और पुरुषों की दृष्टि में अपमानित होता हूँ? तो वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मैंस आइज, तो ये सोनेट 29। ठीक है, यानी कि जब 29 तक भी आपकी जॉब नहीं लगती है तो फिर आप क्या हो जाते हो, भाग्य की नज़र में और पुरुषों की नज़र में अपमानित होने शुरू हो जाते हैं। भाई कोई ना कोई, देखो ये किसी के ऊपर भी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको याद करवाने के लिए कुछ निमोनिक्स बना रही हूँ बस अपने आप से। तो सोनेट 29 में वक्ता अपनी सामाजिक स्थिति और भाग्य को लेकर निराशा व्यक्त करता है, लेकिन अपने प्रियजन के विचार में सांत्वना पाता है। उसके बाद क्वेश्चन, इन सोनेट 130 हाउ डज शेक्सपियर डिस्क्राइब हिज मिस्ट्रेस आइज? यानी कि 130 में, सोनेट 130 में शेक्सपियर अपनी प्रेमिका की आंखों का वर्णन कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं? माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। ठीक है, कहते हैं कि शेक्सपियर मजाकिया ढंग से अपनी प्रेमिका की विशेषताओं को की अंतर रंजित काव्यात्मक तुलना से विपरीत करते हैं, यह दिखाते हुए हैं कि उनका स्नेह वास्तविक है और झूठे आदर्शों पर आधारित नहीं है। यानी कि उनका पता चल गया होगा कि वो उनको झूठे प्रेम में कोई भी बिलीव नहीं है। उसके बाद है इन विच सोनेट डज शेक्सपियर फेमसली राइट अबाउट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स? किस सोनेट में शेक्सपियर ने सच्चे मनों के विवाह के बारे में लिखते हैं? तो सोनेट 116। सोनेट 116 में ए वेल नोन मेडिटेशन ऑन द नेचर ऑफ ट्रू लव विच डज नॉट चेंज और फाल्टर। सोनेट 116 सच्चे प्रेम की प्रकृति पर एक प्रसिद्ध विचार है जो न तो बदलता है और न ही कमज़ोर पड़ता है। 14 क्वेश्चन में आ गए हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 18? पता चल गया होगा, बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उससे आपको ये क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। शेक्सपियर के सोनेट 18 का मुख्य विषय क्या है? द इमोर्टैलिटी ऑफ ब्यूटी थ्रू पोइट्री एक्सप्लेनेशन। Immortality of beauty through poetry. Shakespeare claims that the beauty of his subject will live on forever through the poem transcending time. यानी कि शेक्सपियर कहते हैं कि उसके विषय की सुंदरता इस कविता के माध्यम से हमेशा के लिए जीवित रहेगी और समय को पार करेगी। समझ में आ गया होगा 18 का की थीम क्या है। 18 पोएम की जो थीम है वो क्या है? द इमोर्टलिटी ऑफ ब्यूटी थ्रू पोइट्री, यानी कि जो उसकी पोइट्री है, ब्यूटी की को उसकी जो पोइट्री है वो अमर बना देगी। कहने का ये मतलब है इसका सीधा सीधा। नेक्स्ट, अगर विच ऑफ शेक्सपियर सोनेट बिगिन विद द लाइन लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स? शेक्सपियर के किस सोनेट की शुरुआत सच्चे मनों के विवाह में कोई बाधा न हो से होती है? तो सोनेट 116 याद कर सकते हो भाई, ट्रू माइंड्स ऑफ लव, यानी 116 की इस एज में अगर कोई शादी करेगा तो फिर क्या होगा, मतलब उनके जो ट्रू माइंड्स होंगे तब एक दूसरे के लिए, तभी वो क्या करेगा, शादी करेगा। सोनेट 116 सच्चे प्रेम की अडिग और दृढ़ प्रकृति पर चर्चा करता है। नेक्स्ट है सोनेट विच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रीडोमिनेंट इन सोनेट 18? सोनेट 18 में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो कौन सा है? मेटाफर है। शेक्सपियर अपने विषय की सुंदरता को उजागर करने के लिए विषय की तुलना गर्मियों के दिन से करते हैं। ठीक है भाई,
यानी कि गर्मियों के दिन से तुलना की जाती है तो मेटाफर है। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, विच शेक्सपियर सोनेट डिस्कस द आइडिया ऑफ टाइम स्काइथ कटिंग डाउन ब्यूटी। कौन सा शेक्सपियर सोनेट समय की दराती से सुंदरता के क्षण की बात करता है, यानी कि समय की जो दराती है वो सुंदरता को काटती है। तो सोनेट 12 में, सोनेट 12 समय की दराती के रूपक का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि समय कैसे सुंदरता और जीवन को नष्ट कर देता है। यानी 12 साल में किसी की भी सुंदरता नष्ट हो जाती है। ऐसे याद कर लेना भाई, कुछ भी निमोनिक बना के याद करो, पर याद करो शेक्सपियर बहुत ज़्यादा आने वाला है आपके उसमें। व्हाट डज शेक्सपियर डिस्क्राइब एज नोट टाइम्स फूल इन सोनेट क्या है 116। तो सोनेट 116 में शेक्सपियर किसी समय का मूर्ख नहीं मानती, ट्रू लव को समय का मूर्ख नहीं मानते शेक्सपियर 116 पोइम में। सोनेट 116 में शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चा प्रेम समय या उसके प्रभाव के अधीन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाइन्स आर इन टिपिकल शेक्सपियर सोनेट। तो एक सामान्य शेक्सपियर सोनेट में कितनी पंक्तियां होती हैं, तो कितनी होती हैं, 14 लाइन होती हैं। शेक्सपियर सोनेट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन इलाम्बिक पेंटामीटर। देखो किस में लिखी गई हैं, 14 लाइन इलाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा ही, व्हाट इज़ द रिम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट। क्या है रिम स्कीम सोनेट शेक्सपियर की। तो ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी कि जी जी है ना, ये शेक्सपियर वाले में ही आता है। अगर यहाँ से भी आपको ध्यान नहीं रहे तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है शेक्सपियर सोनेट की तुकबंदी योजना 3 क्वार्ट्रेन और एक सम तुक वाला युगम से मिलकर बनी होती है। यहाँ से देख लो ये इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में समझ में आएगा। शेक्सपियर सोनेट इज स्ट्रक्चर्ड इनटू 3 क्वार्ट्रेन फॉलोड बाय रिम्ड कपलेट, यानी 3 तो उसके अंदर क्वार्ट्रेन होंगे और क्या होगा, एक इसके अंदर कपलेट होगा। यानी 12 लाइन तो पहले, एक क्वार्ट्रेन कितना होता है 4 लाइन का, और 4 × 12 और फिर 2 लाइन और इसकी क्या आ जाएंगी बाद में 14 लाइन। क्वेश्चन इन सोनेट 130, हाउ डज शेक्सपियर सबवर्ट ट्रेडिशनल लव पोइट्री। सोनेट 130 में शेक्सपियर पारंपरिक प्रेम कविता को कैसे बदलते हैं। शेक्सपियर मजाकिया ढंग से पारंपरिक काव्य सम्मेलनों को कमजोर करते हैं और अपनी प्रेमिका का यथार्थवादी चित्रण करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, ये आंसर नहीं बताया मैंने इसका। बाय मोकिंग एग्जरेटेड कंपेरिजन्स एंड फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि वो मजाक उड़ाते हैं और जो रियल चीज़ है वही बताते हैं। अब रियल चीज़ बताओगे तो फिर मजाक ही होगा ना। व्हाट इज़ द एटर्नल समर इन सोनेट 18 रेफरिंग टू। अब तो याद हो ही गया होगा कि जो 18 पोइम है वो किससे है, उसके में समर से रिलेटेड है। अनंत गर्मी किसका उल्लेख करती है, किसका उल्लेख करती है, द लास्टिंग ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। शेक्सपियर वादा करते हैं कि उनके विषय की सुंदरता उनकी कविता के माध्यम से अमर रहेगी। ठीक है, तो इस क्या रहेगा, द लास्टिंग ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो ब्यूटी है वो लास्ट तक रहेगी। किससे, समर, यानी कि जो वो किससे तुलना करता है, समर से तुलना करता है। विच सोनेट स्पीक्स ए लव एज एन एवर फिक्स्ड मार्क। ठीक है, तो कौन सा सोनेट प्रेम को एक स्थायी चिन्ह के रूप में बताता है। अब देखो इतनी एज हो गई है, इसके अंदर तो प्रेम स्थायी हो जाता है 116 साल की एज में। तो इन सोनेट 116 शेक्सपियर डिस्क्राइब लव एंड अनचेंजिंग, यानी कि इसमें लव अनचेंजिंग होता है, एंड्योरिंग होता है यानी कि लंबा चलने वाला होता है, टिकाऊ होता है, इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, यानी कि 116 में शेक्सपियर प्रेम को अपरिवर्तनीय टिकाऊ बताते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिनाइयाँ उसके अंदर आए। उसके बाद 24 में है इन सोनेट 73, विच मेटाफर डज शेक्सपियर यूज टू डिस्क्राइब ओल्ड एज। सोनेट 73 में शेक्सपियर बुढ़ापे का वर्णन करने के लिए कौन सा रूपक इस्तेमाल करते हैं, तो द मेटाफर ऑफ ओटमैन एंड ट्विलाइट। शेक्सपियर सर्द ऋतु और गोधूलि के रूपक का उपयोग वक्ता की वृद्धावस्था और निकट मृत्यु का प्रतीक करने के लिए करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इन सोनेट 18 शेक्सपियर कंपेयर द सब्जेक्ट टू व्हाट नेचुरल एलिमेंट। पता होगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो किसे करते हैं, समर से करते हैं।
अब तक तो आपको 18 पोइम पक्का ही याद हो गई होगी, किसका लव का किसे समर से जिक्र है। सब शेक्सपियर अपने विषय की तुलना गर्मियों के दिन से करते हैं, जहाँ अंततः कहते हैं कि उनके विषय की सुंदरता गर्मियों से अधिक है। उसके बाद हाउ मैनी लाइन्स आर इन टिपिकल शेक्सपियर सोनेट, ये हम कर चुके हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीधा ही चलेंगे 20 पे। व्हाट इज़ द रिम स्कीम ऑफ शेक्सपियर, ये दोबारा आ गया अभी क्वेश्चन। हाउ डज इन सोनेट 130 हाउ डज शेक्सपियर सफर ट्रेडिशनल लव पोएट्री। 130 में शेक्सपियर पारंपरिक प्रेम कविता को कैसे बदलते हैं, बाय मोकिंग, ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया था, कैसे हो गए। व्हाट इज़ द इटर्नल समर इन सोनेट 18 रेफरिंग टू, अनंत गर्मी, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 23 विच सोनेट स्पीक्स ऑफ लव एज एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये दोबारा आ गए भी क्वेश्चन, सॉरी मैंने। उसके बाद इन सोनेट 73 मेटाफर डज शेक्सपियर यूज्ड टू डिस्क्राइब ओल्ड एज, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन बीच में आ गए थे भाई। 27 क्वेश्चन से देखते हैं। व्हाट डज शेक्सपियर कंपेयर टू बेयर रोन्ड क्योर्स इन सोनेट 73। शेक्सपियर सोनेट 73 में खाली नष्ट किए गए गानों की तुलना किससे करते हैं, तो स्पीकर्स एजिंग बॉडी। रोन्ड क्योर्स की किससे करते हैं, खाली नष्ट किए गए गानों से तात्पर्य उस जीवन के अवशेषों से है जो कभी प्रचुर और जीवन था लेकिन अब वृद्धावस्था में वीरान हो गया है। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार फिर से देख रहे हैं। 73 में खाली नष्ट किए गए गानों की तुलना किससे की गई है, स्पीकर्स एजिंग बॉडी, यानी कि स्पीकर के बुढ़ापे से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सोनेट 29 व्हाट इमोशन डज द स्पीकर एक्सप्रेस बिफोर रिमेंबरिंग द पर्सन ही लव्स। सोनेट 29 में वक्ता उस व्यक्ति को याद करने से पहले कौन सी भावना व्यक्त करता है जिसे वह प्यार करता है, तो डिस्पेयर। सोनेट 29 में वक्ता पहले निराशा और हताशा की गहरी भावनाएं व्यक्त करता है लेकिन अपने प्रियजन के विचार में सांत्वना और खुशी पाता है। यानी कि वही बात मैंने बताई थी कि 29 में निराशा आ जाती है, क्योंकि जब आपकी जॉब नहीं लगती है या आपको कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं, आप सफल नहीं होते हैं, तो फिर निराशा आ जाती है, घर वालों को भी निराशा आ जाती है। भाई ऐसे करके याद कर लो, कुछ भी करके याद करो, लेकिन याद करो इसको। इन सोनेट 18 व्हाट डज शेक्सपियर क्लेम विल प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। सोनेट 18 में शेक्सपियर किसका दावा करते हैं कि यह विषय की सुंदरता को बनाए रखेगा, पोइम द पोइम इटसेल्फ। शेक्सपियर कहते हैं कि जब तक यह कविता रहेगी उसके विषय की सुंदरता समय और मृत्यु को चुनौती देती रहेगी। किस पोइम की बात है, ये 18 पोइम की बात है। उसके बाद है क्वेश्चन इन सोनेट 130 हाउ डज शेक्सपियर डिस्क्राइब हिज मिस्ट्रेस लिप्स। यानी कि 100 जो सोनेट 130 है, इसमें शेक्सपियर अपनी प्रेमिका के होठों का वर्णन कैसे करते हैं। कोरल इज़ फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड। क्या कहते हैं, शेक्सपियर प्रेम कविता में अक्सर उपयोग की जाने वाली अतिशयोक्तिपूर्ण तुलना को अस्वीकार करते हैं और अपनी प्रेमिका का यथार्थवादी और ईमानदार चित्रण प्रस्तुत करते हैं। समझ में आ गया होगा ना आपको यहाँ पे भी। कोरल इज़ फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड, यानी कि जो कोरल है वो ज़्यादा रेड है आपके लिप्स से, यानी कि वो रियलिटी बता देते हैं, सीधी सीधी बात ये है। क्वेश्चन इन सोनेट 18 वाई इज द सब्जेक्ट ब्यूटी कंपेयर टू ए समर डे। तो क्यों की गई है अभी समर से तुलना, सुंदरता की तुलना गर्मी के दिन से क्यों की जाती है। टू एम्फेसिस द सब्जेक्ट ब्यूटी एंड हाउ इट सरपासेस इवन द मोस्ट। शेक्सपियर अपने विषय की तुलना गर्मियों के दिन से करते हैं ताकि यह दिखा सके कि उनके विषय की सुंदरता अधिक टिकाऊ और प्रकृति से श्रेष्ठ है। व्हाट डज सोनेट 130 मोक। एक सोनेट 130 किसका मजाक उड़ाता है, तो किसका मजाक उड़ाता है सोनेट 130। शेक्सपियर सोनेट 130 के माध्यम से प्रेम कविताओं में अक्सर मिलने वाली अवास्तविक तुलना का उपहास करते हैं और एक अधिक ईमानदार चित्रण का पक्ष लेते हैं। ठीक है, यानी शेक्सपियर सोनेट 130 के माध्यम से प्रेम कविताओं में अक्सर मिलने वाली अवास्तविक तुलना का उपहास करते हैं और एक अधिक ईमानदार चित्रण का पक्ष लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 क्वेश्चन में आ गए हैं। व्हाट डज सोनेट 12 फोकस ऑन। तो किस पे 12 जो सोनेट है वो किसके ऊपर, पैसेज ऑफ टाइम और इट्स, यानी कि जो समय है और उसका जो इफेक्ट पड़ता है ब्यूटी के ऊपर, वो 12 में दिखाया गया है। आपको मैंने बताया था कि आप याद करेंगे कि 12 साल में ब्यूटी सब खराब हो जाती है। सोनेट 12 समय की अनिवार्यता और इसके भौतिक
सुंदरता पर प्रभाव पर विचार करता है और विषय को सौंदर्य और संरक्षित करने के लिए संतान उत्पन्न करने का आग्रह करता है। नेक्स्ट करते हैं इन सोनेट 18 व्हाट डज शेक्सपियर मीन बाय एटर्नल लाइन। एटर्नल लाइन से शेक्सपियर का क्या मीनिंग है। सोनेट 18 में शेक्सपियर अनंत पंक्तियों से क्या तात्पर्य रखते हैं। तो द पर्सेज ऑफ द पोइम, तो एटर्नल लाइज अनंत पंक्तियों से तात्पर्य है कविता उन शाश्वत पंक्तियों से है जो विषय की सुंदरता को हमेशा के लिए संरक्षित रखेगी। तो अनंत पंक्तियां, एटर्नल लाइंस का मतलब क्या है, सुंदरता को हमेशा के लिए क्या रखेंगी, सुरक्षित या सुरक्षित रखेगी, सॉरी। ठीक है, इन सोनेट 1 देखो ये जो सोनेट है ना, आपकी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो यही मेन सोनेट हैं जिनसे बार बार शेक्सपियर के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। इन सोनेट से ही बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज मैं आपका इनका इतना बार बार रिवीजन करवा के इनको पक्का करवा दूंगी कि आपको दोबारा इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन हो रहा ईजिली हो जाएगा, अगर आप इस जो लेक्चर है इसको ध्यान से देखेंगे तो। नीचे ऐसा नहीं कि यही वाले मैंने जो नेम वाली पोइम है उनकी, ठीक है, जैसे फोनिक्स वगैरह जो पोइम है उनके क्वेश्चन भी नीचे डाले हुए हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ मैं ये बार बार ये क्वेश्चन ला के मैं एक बार आपको जल्दी से ये लर्न करवा दूँ बस। इन सोनेट, क्योंकि यही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं उनकी पोइम से। इन सोनेट 116 व्हाट डज शेक्सपियर क्लेम लव इज़ नॉट। सोनेट 116 में शेक्सपियर कहते हैं कि प्रेम क्या नहीं है। तो क्या कहते हैं, सोनेट 116 में शेक्सपियर तर्क देते हैं कि सच्चा प्रेम समय और जीवन की चुनौतियों के बावजूद स्थिर और परिवर्तनीय रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ डज शेक्सपियर डिस्क्राइब टाइम इन सोनेट 116, यानी कि 116 पोइम में शेक्सपियर टाइम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इसमें शेक्सपियर समय का वर्णन कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, एज ए फोर्स दैट कैन डिस्ट्रॉय फिजिकल ब्यूटी बट नॉट ट्रू, यानी कि फिजिकल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है परंतु ट्रू लव को नहीं किया जा सकता है। शेक्सपियर बताते हैं कि समय भौतिक सुंदरता को प्रभावित कर सकता है लेकिन सच्चे प्रेम की स्थायी प्रकृति को नहीं बदल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 इन सोनेट 18, हाउ डज शेक्सपियर सजेस्ट दैट द सब्जेक्ट्स ब्यूटी विल बी इमोर्टलाइज्ड। ठीक है, सोनेट 18 में शेक्सपियर कैसे संकेत देते हैं कि विषय की सुंदरता अमर हो जाएगी। तो थ्रू द पोइम इटसेल्फ वो क्या करते हैं, शेक्सपियर कहते हैं कि जब तक लोग इस कविता को पढ़ते रहेंगे उनके विषय की सुंदरता उन शब्दों के माध्यम से जीवित रहेगी जो उन्होंने लिखे हैं। यानी कि जो विषय की सुंदरता किससे रहेगी, खुद पोइम से ही उनकी विषय की सुंदरता रहेगी। बताया है ना यहाँ पे, इटसेल्फ पोइम क्या था, कहाँ था, विषय की सुंदरता उनकी पोइम खुद ही बना के रखेगी, ये मीनिंग है इसका। इन सोनेट 73 व्हाट डिसीजन इज कंपेयर टू द स्पीकर स्टेज ऑफ लाइफ, कौन से, यानी कि स्पीकर की जो उम्र है, स्टेजेस हैं लाइफ की, आचल पढ़ देते। 73 में वक्ता के जीवन के चरण की तुलना किस ऋतु से की जाती है, तो ओटमन से की जाती है भाई। वक्ता शरद ऋतु का उपयोग वृद्धावस्था के रूपक के रूप में करते हैं जो जीवन के अक्षय काल का प्रतीक है। नेक्स्ट 39 पोइम इन सोनेट 39 क्वेश्चन इन सोनेट 130, हाउ डज शेक्सपियर कंट्रास्ट विद ट्रेडिशनल लव पोइट्री। ट्रेडिशनल लव पोइट्री का जिक्र किसमें है, 130 पोइम में है। ठीक है, यानी सोनेट 130 में शेक्सपियर पारंपरिक प्रेम कविता से कैसे भिन्न होते हैं। तो बाय यूजिंग रियलिस्ट, यानी कि पारंपरिक पोइम में क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बातें कही हुई होती हैं, लेकिन शेक्सपियर की पोइम क्या है, शेक्सपियर अपनी पोइम में रियलिस्टिक जो चीज़ रियल होती है उसको डालता है। यानी कि बाय यूजिंग रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन इंस्टेड ऑफ आइडियलाइज्ड कंपेरिजन्स, यानी कि वो जो रियल कंपेरिजन होते हैं ना उनको डालता है अपनी पोइम में, ये कहने की बात है इसकी। शेक्सपियर प्रेम कविता में सामान्यतः पाई जाने वाली अंतिरंजित और आदर्शीकृत महिलाओं के चित्रण को अस्वीकार करते हैं और एक अधिक यथार्थवादी चित्रण का चयन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सोनेट 154, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर एंड लॉस। सोनेट 154 में इच्छा और हानि के बीच क्या संबंध है। डिजायर लीड्स टू सफरिंग एंड लॉस इलस्ट्रेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव। उसके बाद क्या कहता है, ये शेक्सपियर अनन्य इच्छाओं के अनसुलझे रहने पर होने वाले भावनात्मक दर्द को दिखाते हैं और प्रेम और लालसा के बीच का जटिल संबंध अक्सर दिल टूटने की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सोनेट 30, व्हाट कॉजेज द स्पीकर्स सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। सोनेट 30 में वक्ता की मधुर मुख विचारों की बैठके का कारण क्या है। रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट सोरो एंड लॉसेस।
सोनेट 30 में वक्ता अपने पिछले दुखों और नुकसानों को याद करता है, लेकिन एक प्रिय मित्र की स्मृति में सांत्वना पाता है। यानी कि दुख और उससे सांत्वना किस में है? 30 की एज में। ठीक है, 29 और 30 पोइम ऐसे याद करना है कि आपको दुख हो रहा है, उसके लिए आपको सांत्वना चाहिए है। और यानी कि 29 में भी आपको दुख हुआ है वाली उस पोइम में भी, और 30 वाली में भी आपको दुख। ये 30 में क्या हुआ, जो दुख हुआ उसमें आपका दुख में साथ किसने दिया? आपके फ्रेंड ने साथ दिया। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 60? सोनेट 60 का केंद्रीय विषय क्या है? द रेलेंटलेस पैसेज ऑफ टाइम एंड, यानी कि टाइम, पैसेज ऑफ टाइम और उसका इफेक्ट। सोनेट 60 में भी यही दिया हुआ है। सोनेट 60 समय की निरंतर प्रगति और इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है, जो सुंदरता और युवावस्था को ख़त्म करता है, लेकिन कविता किसी व्यक्ति को अमर कर सकती है। नेक्स्ट, इन सोनेट 94, व्हाट डज शेक्सपियर से अबाउट दोज हु हैव पावर बट डू नॉट मिस यूज इट? सोनेट 94 में शेक्सपियर उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जिनके पास शक्ति है लेकिन वे इसका दुरुपयोग नहीं करते? दे आर लाइक समर फ्लावर्स ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड, यानी कि वो समर फ्लावर की तरह होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं और ब्लेस्ड होते हैं। सोनेट 94 उन लोगों की सराहना करता है जिसके पास नुकसान पहुंचाने की शक्ति है लेकिन वे इसे नहीं करते। उनके संयम और सुंदरता की तुलना एक गर्मी के फूल से की जाती है। नेक्स्ट है वही, इन सोनेट 1, वाई डज शेक्सपियर अर्ज द यंग मैन टू प्रोक्रिएट? भाई सीधा सीधी बात है, सोनेट 1 में यहाँ पर यंग मैन को प्रोक्रिएट करने के लिए बोलते हैं। प्रोक्रिएट मतलब कि तुम अपनी संतान उत्पत्ति करो, जिससे कि तुम्हारा क्या होगा? प्रोक्रिएट मतलब जिससे कि तुम्हारा वंश आगे चलेगा और तुम्हारी सुंदरता आगे तक बढ़ेगी। सोनेट 1 में शेक्सपियर उस युवक को संतान उत्पन्न के लिए उस युवक को संतोष, इस पोइम के अंदर है, उस युवक को संतान उत्पन्न करने के लिए क्यों कहते हैं? टू प्रिजर्व हिज ब्यूटी थ्रू फ्यूचर जनरेशन, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के जरिए अपनी ब्यूटी को सुरक्षित रख सकें। सोनेट 1 में शेक्सपियर उस युवक से संतान उत्पन्न करने का आग्रह करते हैं ताकि उसकी सुंदरता उसकी मृत्यु के साथ खत्म न हो जाए बल्कि पीढ़ियों तक बनी रहे। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे याद करना आसान है, इसको ईजी है याद करना कि एक के ऊपर ही तुम्हारी सुंदरता खत्म ना हो जाए, 2, 3, 4 ऐसे सालों में एक तक आगे बढ़ती जाए, इसीलिए तुम्हें संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ सोनेट 97? 97 का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द स्पीकर्स फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द ब्लड एंड लाइकन टू विंटर, यानी कि जो स्पीकर का सेपरेशन दिखाया गया अपनी ब्लड से इसमें। सोनेट 97 में वक्ता अपने प्रियजन से दूर रहने की भावना का वर्णन करता है, जिसे वह सर्द और बंजर सर्दियों जैसा महसूस करता है, भले ही वास्तविकता में गर्मी हो। यानी गर्मी होते हुए भी उसे सर्द की अनुभूति होती है जब वो किससे दूर होता है? अपनी ब्लड से दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46, इन सोनेट 27, व्हाट कीप्स द स्पीकर फ्रॉम स्लीप? सोनेट 27 में वक्ता को नींद से क्या दूर रखता है? थॉट्स ऑफ ब्लड, यानी जो आप उसकी ब्लड है उसके थॉट्स उसको किससे दूर रखते हैं? नींद से दूर रखते हैं। सोनेट 27 में वक्ता शारीरिक रूप से थका हुआ है लेकिन अपने प्रियजन के विचारों के कारण वह जगा रहता है और मानसिक रूप से अशांत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सोनेट 55 क्लेम अबाउट पोइट्री एबिलिटी? तो सोनेट 55 कविता की अक्षमता के बारे में क्या दावा करता है? तो पोइट्री कैन आउटलास्ट फिजिकल मोनूमेंट्स एंड प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ पर्सन। क्या कहना चाहता है कि जो पोइट्री है वो एक फिजिकल मोनूमेंट्स है, याद है, और वो किसको? एक पर्सन की मेमोरी को याद क्या करता है? सुरक्षित रखता है। उसके बाद है सोनेट 55 बताता है कि भले ही भौतिक स्मारक ढह जाएं, लिखित शब्द विशेष रूप से कविता किसी व्यक्ति की स्मृति को अमर बना सकती है। किसमें कही है ये बात? 55 में। इन सोनेट 71, व्हाट डज द स्पीकर आस्क ऑफ हिज ब्लड आफ्टर हिज डेथ? सोनेट 71 में जो स्पीकर है, देखो सोनेट 71 में वक्ता अपने प्रियजन से अपनी मृत्यु के बाद क्या अनुरोध करता है? नोट टू मोर्न और रिमेंबर हिम टू मच। ठीक है, यानी कि दुख ज़्यादा ना करें और मेरे को ज़्यादा याद ना करें।
तो इसके अंदर क्या है, सोनेट 71 में वक्ता अपने प्रियजन से अनुरोध करता है कि वह उसकी मृत्यु के बाद उसे भूल जाए, उसके बारे में ज़्यादा न सोचे ताकि वह दुख से बच सके। 49 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इन सोनेट क्या है 116 सोनेट 116 में सच्चे मनों का विवाह क्या है, ए यूनियन बेस्ड ऑन जूनियर यहाँ से पढ़ा देती हूँ जल्दी। सोनेट 116 में सच्चे मनों का विवाह दो लोगों के बीच के उस बंधन का प्रतीक है जो सच्चे प्रेम पर आधारित है और जिसे बाहरी कारक हिला नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर इन सोनेट 64 लैमेंट। सोनेट 64 में वक्ता किस पर शोक व्यक्त करता है, द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टाइम, यानी कि जो पावर की विनाश करने की जो पावर है उसके ऊपर। सोनेट 64 समय की विनाशकारी शक्ति की अनिवार्यता पर ध्यान देता है जो प्रेम, सुंदरता और मानव उपलब्धियों सहित सब कुछ समाप्त कर देती है। ठीक है, उसके बाद है इन सोनेट, आप याद कर सकते हो उसको, 64 की एज तक तो जो समय है वो सब कुछ नष्ट कर देता है। उसके बाद है इन सोनेट 18, हाउ डज शेक्सपियर इमोर्टलाइज द ब्यूटी ऑफ बिलोव्ड। सोनेट 18 में शेक्सपियर प्रिय की सुंदरता को कैसे अमर बनाते हैं, थ्रू द वर्सेज ऑफ द पोइम, यानी पोइम लिखकर। ठीक है, जो वर्स होती पोइम की उससे क्या बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तो क्या कहता है सोनेट 18 में शेक्सपियर प्रियजन की सुंदरता की तुलना गर्मी के दिन से करते हैं और कहते हैं कि उनकी सुंदरता कविता में हमेशा के लिए जीवित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सोनेट 73, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिज एजिंग टू। किससे कंपेयर करता है एज को। सोनेट 73 में वक्ता अपनी बुढ़ापे की तुलना किससे करते हैं, द फॉल ऑफ ओटमन से करते हैं, लिव्स ट्विलाइट एंड डाइंग फायर। सोनेट 73 में वक्ता अपने बढ़ती उम्र और मृत्यु के निकट आने को प्रदर्शित करने के लिए ऋतु परिवर्तन, संध्याकाल और बुझते हुए आग की उपमाओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ सोनेट 130। तो सोनेट 130 का विषय क्या है, रियलिस्टिक लव नॉट आइडियलाइज्ड बाय फॉल्स, यानी कि जो रियलिस्टिक लव है उसको झूठी चीज़ों के साथ उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, सोनेट 123 पारंपरिक प्रेम कविताओं के विपरीत और वक्ता अपने प्रिय की अपूर्णताओं को स्वीकार करता है लेकिन फिर भी अपने प्रेम की पुष्टि करता है। क्वेश्चन इन सोनेट 29, व्हाट मेक्स द स्पीकर फील बेटर आफ्टर फीलिंग एनवियस एंड डिप्रेस्ड। डिप्रेशन किस में आता है, 29 के एज में। सोनेट 29 में जब वक्ता ईर्ष्यालु और उदास महसूस करता है तो उसे अच्छा महसूस कराने वाली क्या बात है, तो थॉट्स ऑफ बिलोव्ड, यानी 29 में जब उसका मूड खराब हो जाता है तो उसको उसके कौन से थॉट्स उसको अच्छा महसूस कराते हैं, तो उसके बिलोव्ड के विचार। सोनेट 29 में वक्ता शुरुआत में ईर्ष्या और निराशा की भावना व्यक्त करता है लेकिन प्रियजन के विचार उसे सुकून देते हैं और खुशी प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद है इन सोनेट 12, हाउ डज द स्पीकर सजेस्ट कॉम्बैटिंग द इफेक्ट ऑफ टाइम। भाई टाइम है, 12 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वो कुछ भी क्या कर सकता है, कुछ भी किसी भी चीज़ को, यानी कि कोई आम आदमी जवान है तो उसको बूढ़ा बना सकते हैं, ऐसे कुछ भी करके आप याद कर लो भी इसको निमोनिक बना के। सोनेट 12 में वक्ता समय के प्रभाव से लड़ने के लिए क्या सुझाव देता है, बाय हैविंग चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कि आपके क्या बच्चे होने की। सोनेट 12 में वक्ता जीवन की और सुंदरता की अस्थायी प्रकृति पर विचार करता और संतान उत्पत्ति के समय के प्रभाव से लड़ने का तरीका मानता है, यानी संतान उत्पत्ति करो, समय के प्रभाव से आप लड़ जाओगे, ये कहते हैं। व्हाट इज़ द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड द पैसेज ऑफ टाइम इन सोनेट 19। सोनेट 19 में वक्ता का समय के गुजरने के प्रति दृष्टिकोण क्या है, तो डेफिएंट, यानी इसकी जो पोइट्री है वो टाइम को क्या कर देगी, डिफाई कर देगी। इसके अंदर बता रहा है कि सोनेट 19 में वक्ता समय की विनाशकारी शक्ति को स्वीकार करता है लेकिन यह दावा करता है कि उसकी कविता प्रियजन की सुंदरता को सुरक्षित रखेगी और उन्हें अमर बना देगी। उसके बाद है, व्हाट डज द स्पीकर इन सोनेट 35 से अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। यानी कि सोनेट 35 में वक्ता गलती करने के बारे में क्या कहते हैं, दैट इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स हैव फ्लॉज, क्योंकि बहुत सुंदर चीज़ों के अंदर भी क्या होती हैं, कमियां होती हैं। तो सोनेट 35 में वक्ता मानव अपूर्णताओं पर विचार करते हैं या सुझाव देते हैं कि हर किसी में, यहाँ तक कि प्रकृति में भी दोष होते हैं और ये जीवन का हिस्सा है। उसके बाद है क्वेश्चन इन सोनेट 66, व्हाई इज़ द स्पीकर
टायर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि 66 में वक्ता जीवन से क्यों थक चुका है। इतनी एज में तो कोई भी थक जाएगा। बिकॉज ऑफ द करप्शन एंड इनजस्टिस इन द वर्ल्ड, क्योंकि समाज के अंदर क्या है, करप्शन है और इनजस्टिस है। सोनेट 66 में दुनिया की नैतिक पतन के बारे में शोक व्यक्त करता है, विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार और सूचीबद्ध करता है और वक्ता को जीवन से थका देता है। क्योंकि इतनी एज में तो सब पता चल जाता है कि समाज में कितना भ्रष्टाचार है, उससे जो पर्सन है वो फेडअप हो जाते हैं। क्वेश्चन 59, व्हाट डज द स्पीकर असर्ट अबाउट लव इन सोनेट 116। सोनेट 116 में वक्ता प्रेम के बारे में क्या दावा करता है। ट्रू लव डज नॉट चेंज विद टाइम और सर्कमस्टेंसेज, यानी जो सच्चा प्यार होता है वो टाइम और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी परिस्थितियों से चेंज नहीं होता है ट्रू लव। सोनेट 116 में वक्ता यह दावा करता है कि सच्चा प्रेम स्थिर और अपरिवर्तनीय होता है, समय और कठिनाइयों का सामना करने पर भी, और यह हमेशा के लिए स्थायी रहता है। भाई 116 साल की जो एज है उसके अंदर जो लव होता है वो ट्रू होता है, और 16 साल की एज में लव ट्रू नहीं होता है। ठीक है। इन सोनेट 77, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिज मेंटल स्टेट। तो सोनेट 27 में वक्ता अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन कैसे करता है। हिज माइंड इज़ रेस्टलेस, उसका जो माइंड है वो बेचैन है। थिंकिंग ऑफ हिज ब्लड, उसकी ब्लड के बारे में सोच रहा है। इवन वैन हिज बॉडी इज़ टायर्ड, और जो उसकी बॉडी है वो क्या, थक चुकी है, यानी थक गई है। तो क्या है यहाँ पे, सोनेट 27 में वक्ता अपने थके हुए शरीर और बेचैन मन के बीच संघर्ष का वर्णन करता है, जो प्रियजन के बारे में सोचते हुए सक्रिय रहता है। क्वेश्चन 61, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ शेक्सपियर द फोनिक्स एंड द टर्टल। शेक्सपियर की द फिनिक्स एंड द टर्टल का केंद्रीय विषय क्या है। द थीम ऑफ द पोइम, यहाँ पर लेते हैं जल्दी से, एक मिनट बता देते हूँ कहाँ। द थीम ऑफ द पोइम इज़ द डेथ ऑफ आइडल लव एंड द यूनिटी ऑफ टू परफेक्ट बींग्स, यानी कि जो थीम है पोइम का वो क्या है, आइडल लव, डेथ ऑफ आइडल लव एंड द यूनिटी ऑफ टू परफेक्ट बींग्स। द फिनिक्स एंड द टर्टल कविता में दो पौराणिक प्राणियों फिनिक्स एंड टर्टल डव के बीच पूर्ण प्रेम की आध्यात्मिक एकता और उसकी मृत्यु पर विचार किया गया है। यानी टर्टल डव और फिनिक्स के बीच पूर्ण प्रेम की आध्यात्मिक एकता और उसकी मृत्यु पर विचार किया गया है। इन विनस एंड एडोनिस, हाउ डज विनस रिएक्ट टू एडोनिस रिजेक्शन ऑफ हिज एडवांसेज। विनस एंड एडोनिस में विनस एडोनिस के उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। यानी विनस एडोनिस के उसके प्रेम, यानी कि जो विनस है उसका प्रेम जब एडोनिस अस्वीकार कर देता तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। विनस इज हार्ट ब्रोकन एंड डेस्परेट, यानी कि विनस क्या होती है, उसका दिल टूट जाता है और वो निराश हो जाती है। विनस एंड एडोनिस में विनस एडोनिस के प्रति अत्यधिक प्रेम दिखाती है, लेकिन जब एडोनिस उसे स्वीकार कर देता है तो वह बहुत दुखी और हताश हो जाती है। व्हाट ट्रेजिक इवेंट ऑकर एट द एंड ऑफ विनस एंड एडोनिस। विनस एंड एडोनिस के अंत में कौन सी दुखद घटना होती है। एडोनिस इज किल्ड बाय विल्ड बोर। ठीक है, समझ गए ना कि इसको किसने मार दिया, एडोनिस को विल्ड बोर ने मार दिया। विनस एंड एडोनिस के अंत में एडोनिस विनस की चेतावनियों के बावजूद शिकार के लिए जाता है। ठीक है, यानी एडोनिस विनस की चेतावनी देने के बावजूद शिकार के लिए जाता है और एक जंगली सुअर द्वारा मार दिया जाता है, जिससे विनस का दिल टूट जाता है। उसके बाद 64 क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द डार्क लेडी इन शेक्सपियर सोनेट, पर्टिकुलरली इन सोनेट 127। शेक्सपियर के सोनेट, विशेषकर सोनेट 127 में वक्ता और डार्क लेडी के बीच क्या संबंध है। एक कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्लिक्टेड लव। ठीक है, एक जटिल और कन्फ्लिक्टेड लव उनके बीच में है। देखो, सोनेट 127 में वक्ता डार्क लेडी को संबोधित करता है, जो कई सोनेट्स की शुरुआत को इंगित करता है, जहां उनका संबंध भावुक और संघर्षपूर्ण दिखाया गया है। इन रेप ऑफ लुक्री, हाउ डज शेक्सपियर डिपिक्ट द consequences of टार्क्विन्स एक्शन। द रेप ऑफ लुक्रेस में शेक्सपियर टार्क्विन के कृत्यों के परिणाम को कैसे दर्शाते हैं। कहा लुक्री कमिट सुसाइड, जो लुक्री है वो क्या कर लेती है, लुक्रिस क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। लीडिंग टू ए रिवोल्ट अगेंस्ट द टार्क्विन फैमिली, और एक रिवोल्ट होता है किसके खिलाफ,
टार्किन फैमिली के खिलाफ को लीड करती है। द रेप ऑफ लुक्रेस में टार्किन के अपराध के भावनात्मक और राजनीतिक परिणाम दिखाए गए हैं, जहां लुक्रेस आत्महत्या कर लेती है और यह घटना रोम में राजशाही को समाप्त करने वाली क्रांति का कारण बनती है। विद्रोह होता है इसके बाद समाज में। व्हाट इज़ द नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ वीनस एंड एडोनिस? वीनस एंड एडोनिस की कथा संरचना क्या है? तो क्या है? इट इज़ ए नरेटिव पोइम। नरेटिव पोइम क्या होती है? जिसके अंदर कोई स्टोरी होती है, रिटन इन रीमिंग कपलेट, उसको रीमिंग कपलेट में लिखा गया है। वीनस एंड एडोनिस एक वर्णनात्मक कविता है जो युगम छंदों में लिखी गई है और इसमें वीनस के एक तरफा प्रेम की कहानी बताई गई है। उसके बाद है द रेप ऑफ लुक्रेस। व्हाट इज़ द लुक्रेस रिएक्शन आफ्टर द असॉल्ट? द रेप ऑफ लुक्रेस में लुक्रेस आक्रमण के बाद कैसी प्रतिक्रिया देती है? आफ्टर बीइंग assaulted by Tarquin, Lucre is overwhelmed with shame and grief, and which leads her to take her own life. Her suicide triggers political upheaval. देखो भाई क्या कह रहा है कि आफ्टर बिंग, यानी कि वो असोल्ट करने के बाद तारक्विन के द्वारा लुक्री है जो वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और दुख में हो जाती है, विच जो उसको किसके लिए, अपनी ही लाइफ लेने के लिए उसको क्या कर देता है, लीड करता है। ठीक है, यानी कि वो अपनी आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, और सुसाइड कर लेती है। ट्रिगर, और जो ये सुसाइड है, हर टू सुसाइड ट्रिगर, वो किसको जन्म देता है, ट्रिगर करता है उसको जो पॉलिटिकल अपहीवल होता है, यानी कि जो क्या होता है, एक क्या कहना चाह रही हूँ मैं हिंदी में, वर्ड याद नहीं आ रहा है मेरे को, यानी कि जो एक प्रोटेस्ट होता है, सॉरी हाँ, जो प्रोटेस्ट होता है वो होता है जो उसकी सुसाइड के बाद किसके अंदर, पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर होता है, जो वहाँ की सोसाइटी होती है। टार्किन द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद लुक्रेस श्रम और शोक से अभिभूत हो जाती है और अंततः आत्महत्या कर लेती है। उसकी आत्महत्या राजनीतिक उथल पुथल का क्या बनती है, कारण बनती है। उसके बाद है व्हाट मोरल लेसन इज कन्वेड इन द फिनिक्स एंड टर्टल। तो इसके अंदर क्या मोरल लेसन कन्वे किया गया है, फिनिक्स एंड टर्टल में कौन सा नैतिक संदेश दिया गया है? द फिनिक्स एंड द टर्टल, यहाँ देख लेते हैं। द आइडल लव ऑफ स्पिरिचुअल लव एंड यूनिटी बियॉन्ड डेथ। तो क्या दिया गया है द फिनिक्स एंड टर्टल में? फिनिक्स एंड टर्टल डव के बीच की आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम भौतिक अस्तित्व से परे हो और मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। 69 क्वेश्चन में व्हाट इज द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट इन द रेप ऑफ लुक्रेस? इन लेक ऑफ लुक्रेस में केंद्रीय संघर्ष क्या है? द वायलेशन ऑफ लुक्रेस चेस्टिटी एंड द रिजल्टिंग कंसिक्वेंसेज, जो यानी कि जो इसके अंदर जो लुक्रिस है उसके जो चेस्टिटी का वायलेशन होता है और उसके बाद जो रिजल्ट होते हैं या परिणाम होते हैं जबकि एक विद्रोह होता है। तो द पोएम पढ़ चुके हैं भाई, बार बार क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पता ही चल गया हमें क्या होता है ये। हाउ डज शेक्सपियर पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ एडोनिस इन वीनस एंड एडोनिस? तो वीनस एंड एडोनिस में एडोनिस के चरित्र को कैसे चित्रित करते हैं, एडोनिस को वीनस की कामना का पात्र दिखाया गया है, लेकिन वह प्रेम के बजाय शिकार में अधिक रुचि रखता है, जो उसकी युवा उम्र और वीनस के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। इन शेक्सपियर्स लवर्स कंप्लेंट व्हाट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पोइम? तो क्या है भाई मेन थीम इसका? शेक्सपियर की लवर्स कंप्लेंट का मुख्य विषय क्या है? A woman laments being seduced and abandoned by her lover। ठीक है, ए लवर्स कंप्लेंट में एक महिला बताती है कि कैसे उसे प्रेमी द्वारा धोखा दिया गया और छोड़ दिया गया, और वह अपने दुख और पछतावे को व्यक्त करती है। नेक्स्ट की क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द थीम ऑफ बेट्रेयल प्ले इन ए लवर कंप्लेंट? ए लवर्स कंप्लेंट में विश्वासघात का विषय किस तरह की भूमिका निभाता है? बेट्रेयल इज जो धोखा है वो सेंटर्ड है एज द पोइम रिवॉल्व्स अराउंड द वोमेंस सेंस ऑफ बेट्रेयल बाय हर लवर, यानी कि जो ये पोइम है उसके अंदर एक वीमेन को उसके लवर के द्वारा जो धोखा दिया जाना है उसकी सेंसेस के अराउंड घूमती है ये पोइम। तो विश्वासघात का विषय कविता में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला अपने प्रेमी द्वारा बहकाए जाने के बाद ठगा हुआ और छोड़ा हुआ महसूस करती है, जो उसकी शिकायत का कारण बनता है। 73 क्वेश्चन में आ गए हैं क्वेश्चन, इन द फिनिक्स एंड द टर्टल व्हाट डज द फिनिक्स सिंबलाइज?
तो द फिनिक्स एंड टर्टल में फिनिक्स किसका प्रतीक है? तो किसका है? द फिनिक्स सिंबलाइज द प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल। भाई प्योरिटी और स्पिरिचुअल लव का सिंबलाइज है, ये इसको सिंबलाइज करता है। द फिनिक्स एंड द टर्टल में फिनिक्स शुद्धता और आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है जो मृत्यु से परे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट पोएटिक पोम इज ए लवर्स कंप्लेंट रिटन इन? लवर्स कंप्लेंट किस काव्य रूप में लिखी गई है? द पोएम इज रिटन इन रिम रॉयल 7 लाइन स्टेंजा ऑफ इन लंबिंग पेंटामीटर। ए लवर्स कंप्लेंट राइम रॉयल छंद में लिखी गई है जिसमें 7 पंक्तियों वाले छंद होते हैं जो एक मिनट भाई, जो ए बी बी सी रिम स्कीम है। हाउ डज शेक्सपियर एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ टाइम एंड एजिंग इन सोनेट 12? शेक्सपियर सोनेट 12 में समय और बुढ़ापे के विचार को कैसे तलाशते हैं? शेक्सपियर रिफ्लेक्ट ऑन द इन, ये पढ़ चुके हैं भैया हम, डेथ और एज। ठीक है, 12 में क्या दिखाया गया है? एक एज दिखाई गई है। और शेक्सपियर यहाँ से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सोनेट से 12 में शेक्सपियर के समय के बीतने, बुढ़ापे के प्रभाव, सुंदरता के अक्षय के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। वे संतान ये कहते हैं कि अगर आप अपनी सुंदरता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो, और आप डिप्रेशन से भी दूर रहना चाहते हैं तो संतान उत्पत्ति करो। ठीक है। 76 व्हाट मैसेज इज कन्वेड इन सोनेट 29 रिगार्डिंग द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट? तो 29 में पता ही चल गया आपको, 29 में डिप्रेशन था, और डिप्रेशन किससे दूर हुआ? उसकी ब्लड के प्यार से दूर हुआ। ठीक है, ये मीनिंग करेंगे हम, आगे चलेंगे। 77 क्वेश्चन में इन द पैशनेट पिलग्रिम हाउ डज शेक्सपियर एक्सप्लोर द थीम ऑफ अनरिक्वेटेड लव? द पैशनेट पिलग्रिम में शेक्सपियर एक तरफा प्रेम के विषय को कैसे तलाशते हैं? शेक्सपियर शोज द पेन एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ लवर्स, यानी कि शेक्सपियर दिखाते हैं फ्रस्ट्रेशन और पेन किसका? लवर्स का। हु लव विदाउट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी कि जो एक दूसरे को कि उसका प्यार लौट के आएगा इसके बिना प्यार करते हैं। तो द पैशनेट पिलग्रिम्स में शामिल कविताएं उन प्रेमियों की पीड़ा और तड़प को दर्शाती है जिनके प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं मिलता, और यह अधूरी इच्छाओं से उत्पन्न हृदय विदारकता को उजागर करता है, यानी कि उनको वापस उनका प्यार नहीं मिलता। व्हाट इज़ द टोन ऑफ शेक्सपियर सोनेट 130? क्या टोन है भाई इसकी? तो टोन ऑफ हुमरस है और रियलिस्टिक है, यानी मजाकिया है और इसके अंदर रियलिटी है। हुमर्स क्या होता है? मजाकिया। सोनेट 130 में पारंपरिक प्रेम सोनेट्स की पैरोडी करता है जिसमें वक्ता अपनी प्रेमिका को बिना अलंकरण के यथार्थवादी शब्दों से वर्णित करता है और यह उसके दोषों के बावजूद उसके प्रेम पर जोर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन द फिनिक्स एंड द टर्टल व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्टल? तो टर्टल का क्या महत्व है यहाँ पे? फिनिक्स एंड द टर्टल में टर्टल का क्या महत्व है? द टर्टल रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंसी एंड फिडेलिटी इन लव, यानी कि वो लगातार और फिडेलिटी, यानी कि लव के अंदर फिडेलिटी क्या होती है? वफादारी को दिखाता है। टर्टल या टर्टल डव प्रेम में अटूट वफादारी और स्थिरता को का प्रतीक है जो फिनिक्स के साथ एक आदर्श एकता बनाता है जो मृत्यु से परे सच्चे प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। 80 क्वेश्चन में आगे हैं। व्हाट इज़ द टोन ऑफ शेक्सपियर द फिनिक्स एंड द टर्टल? फिनिक्स एंड टर्टल में कैसा स्वर है? द टोन इज एलिजियाक एंड सोलेमन, यानी कि गंभीर है इसकी यहाँ पर टोन। ठीक है, द फिनिक्स एंड टर्टल में स्वर शोकपूर्ण है, गंभीर है, क्योंकि वह ये देखो यहाँ पे ये जो एलिजी से बना है ये वर्ड एलजियाक, एलिजी से ये वर्ड बना है। एलजी क्या होती है? शोक पोइम होती है, तो एलजियाक वर्ड एलजी से बना है यहाँ पे। और सोलेमन मीन्स तो करीब क्या होता है? सोलेमन मीन्स होता है गंभीर। तो क्या होता है? ये गंभीर है क्योंकि वह फिनिक्स और यह फिनिक्स और टर्टल डव की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है जो आदर्श और आध्यात्मिक प्रेम के अंत का प्रतीक है। नेक्स्ट, व्हाट कंट्रास्ट डज शेक्सपियर प्रेजेंट इन सोनेट 18? पता होगा ना 18 में किससे के साथ कंट्रास्ट किया है, कितनी बार पढ़ लिया है, अब तो याद ही हो गया होगा। में किस विरोधाभास को प्रस्तुत करता है? वो नेचर ऑफ समर विद द एटर्नल ब्यूटी ऑफ, यानी कि बिलोव्ड की जो सुंदरता उसको गर्मी, यानी कि गर्मी के किसे कंपेयर करता है? गर्मी से। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेटाफर है। ये क्वेश्चन भी पूछा था हमसे। ठीक है, तो ये यहाँ से पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ सोनेट 116?
तो प्राइमरी कंसर्न क्या है, सोनेट 116 का मुख्य विषय क्या है, द नेचर ऑफ द अनएजिंग लव, यानी कि जो अनएजिंग लव होता है 116 कितनी ज़्यादा एज होती है उसके अंदर अनएजिंग लव होता है, सॉरी अनचेंजिंग लव होता है। अनचेंजिंग लव यानी कि जो प्यार बदलता नहीं है, जो ट्रू लव होता है वो होता है। मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सच्चा प्यार होता है इसमें। सोनेट 173 में उम्र बढ़ने को दर्शाने के लिए मौसमों की छवि को कैसे उपयोग करते हैं, ही कंपेयर एजिंग टू ऑटमन, यानी कि जो एज है उसको ऑटमन के साथ, ट्विलाइट एंड ए डाइंग फायर, ये यानी कि देखो ये वर्ड याद रख लेना आपको, ऑटमन, ट्विलाइट और डाइंग फायर सिंबलाइज द अप्रोच ऑफ डेथ, यानी कि ये वर्ड डाइंग फायर ऑटमन ये वर्ड याद रखने हैं ज़रूर से। नेक्स्ट है आपका शेक्सपियर सोनेट 73 में सर्द ऋतु संध्या बुझ त्याग की छवि का प्रयोग करते हैं जो जीवन के अक्षय और मृत्यु की ओर बढ़ने का संकेत है। देखो सर्द ऋतु और शाम का जो समय होता है वो भी क्या होता है, मतलब जो उम्र की संध्या को दिखाता है यहाँ पे, और बुझती हुई आग भी क्या होती है, एक उम्र को दिखाती है, यानी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 30 का क्या, जो शेक्सपियर के सोनेट 30 का क्या विषय है, एक मिनट भाई कहाँ था आंसर इसका। द थीम इज द स्पीकर रेग्रेट फॉर लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रीफ आवर पास्ट सोरो, यानी कि जो रिग्रेट करता है जो उसकी अपॉर्चुनिटी गुम हो गई हैं, ग्रीफ आवर पास्ट सोरो, और वो जो पास्ट के सोरो उसके ऊपर क्या करता है, ग्रीफ करता है। तो सोनेट 30 में वक्त अपने जीवन में खोए हुए अवसरों और पिछले दुखों पर अफसोस व्यक्त करता है, लेकिन दोस्ती के विचार उसे सांत्वना और राहत प्रदान करते हैं। तो यानी 30 में आके उसको याद होता है कि सारा ही टाइम ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं किया है, और उसके फ्रेंड आकर उसको क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं। जबकि 29 में क्या होता है, डिप्रेशन होता है उसके अंदर भी, ठीक है, और 30 में वो डिप्रेशन में होता है 1 ईयर के लिए, तो 30 में आके उसके फ्रेंड उसको संभालते हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं दोनों पोइम को, 29 और 30 पोइम को। इन सोनेट 55 हाउ डज शेक्सपियर क्लेम इमोर्टेलिटी फॉर हिज ब्लड, 55 जो सोनेट 55 में शेक्सपियर अपने प्रिय के लिए अमरत्व का दावा कैसे करते हैं, थ्रू हिज वर्स, यानी पोइम, वर्स में जो होता है यहाँ पे पोइम, अपनी पोइम से, विच विल आउट लास्ट मटेरियल मोनूमेंट्स एंड टाइम, यानी कि जो ये पोइम है उसके लिए क्या रहेगी, एक लास्ट तक रहने वाला मोनूमेंट है, यानी याद है, एंड यानी लास्ट टाइम तक, ठीक है। सोनेट 55 में शेक्सपियर दावा करते हैं कि उनकी कविता उनके प्रिय की यादों को जीवित रखेगी, जबकि समय के साथ मूर्तियाँ और स्मारक जैसी भौतिक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि कविता एक ऐसी चीज़ है जो कि लॉन्ग टाइम तक रहेगी, जबकि जो सारी चीज़ें वो नष्ट हो जाती हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस, शेक्सपियर के वीनस एंड एडोनिस का मुख्य विषय क्या है, अनरिक्वेटेड लव ऑफ वीनस एंड हैंडसम मोर्टल एडोनिस, यानी कि वीनस क्या करती है, उससे प्यार करती है, जबकि जो एडोनिस है उसका क्या है, वो उससे प्यार नहीं करता। तो यही है उसके अंदर। वीनस एंड एडोनिस में प्रेम की देवी वीनस का युवा एडोनिस को रिझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन एडोनिस उसकी भावनाओं को उत्तर नहीं देता और अंत में वह एक दुखद मृत्यु का शिकार होता है। जब वो शिकार पे जाता है तो एक सुअर उसको क्या उसका शिकार करते वो मर जाता है, सुअर उसको काट लेता है कुछ भी। हाउ डज शेक्सपियर डिपिक्ट द थीम ऑफ डेथ इन सोनेट 146, शेक्सपियर सोनेट क्या नाम है 146 में मृत्यु के विषय को कैसे चित्रित करते हैं, ही पोर्ट्रेट डेथ एज एन इनविटेबल फोर्स बट एम्फेसिस द सोल इमोर्टेलिटी, कैसे करते हैं भाई। सोनेट 146 में शेक्सपियर जीवन की अक्षण भंगुरता और शरीर के अक्षय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आत्मा को सांसारिक संपत्तियों के बजाय आध्यात्मिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। यानी कि जो सांसारिक चीज़ें उनको छोड़कर आध्यात्मिकता की तरफ आत्मा को जाने के लिए कहते हैं। किसमें 146 नंबर पोइम में। उसके बाद है इन सोनेट 1 व्हाट डज शेक्सपियर अर्ज हिज बिलोव्ड टू डू, तो सोनेट 1 में शेक्सपियर अपने प्रिय को क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, ही अर्ज हिज, पता है तो कि वो बच्चे पैदा करें, ठीक है, ताकि उसकी ब्यूटी को आगे वाली जनरेशन में क्या किया जाए, पास किया जा सके। तो ये पढ़ा चुकी हूँ मैं, बार बार नहीं पढ़ाऊँगी भाई 1 पोइम में। व्हाट इज़ द मेटाफर यूज्ड इन सोनेट 60 टू डिस्क्राइब पैसेज ऑफ टाइम, तो सोनेट 60 में समय के बीतने को दर्शाने के लिए किस रूपों का उपयोग किया गया है,
तो किसका कौन से रूपक का प्रयोग किया गया है? टाइम इज कंपेयर टू वेव्स मूविंग टुवर्ड्स ए शोर, यानी कि टाइम को किसके साथ साथ कंपेयर किया गया है? जो वेव होती हैं मूविंग टुवर्ड ए शोर, जो कि शोर तक जाती है, शोर या तट तक जाती हैं। सोनेट 60 में शेक्सपियर लहरों को तट की ओर बढ़ते हुए समय के अनवर्त प्रभाव और उनके मानवीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रतीक के रूप में उपयोग करते हैं। 90 क्वेश्चन में आ गए हैं। इन सोनेट 129 हाउ डज शेक्सपियर डिस्क्राइब लस्ट? तो सोनेट 129 में शेक्सपियर वासना को कैसे वर्णित करते हैं? तो ही डिस्क्राइब लस्ट एज ए डिस्ट्रक्टिव ऑल कंज्यूमिंग फोर्स दैट ब्रिंग सेम एंड रिग्रेट। क्या कहते हैं? देखो, डिस्क्राइब करते हैं लस्ट को कि ये विनाशक हैं, एंड ऑल कंज्यूमिंग फोर्स, और जो दैट ब्रिंग सेम, और ये जो फोर्स है, कंज्यूमिंग फोर्स है, वो क्या लेके आती है? सेम, शर्म, और रिग्रेट, दुख लेके आती है। सोनेट 129 में शेक्सपियर वासना को एक शक्तिशाली लेकिन अंततः हानिकारक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैश्विक सुखों के बाद निराशा और अपराध बोध की ओर ले जाती है। नेक्स्ट, इन सोनेट 19 व्हाट डज शेक्सपियर चैलेंज टाइम टू डू? सोनेट 19 में शेक्सपियर समय को क्या चुनौती देते हैं? ही चैलेंज टाइम टू डू इट्स वर्स्ट बट नॉट टू इरेज हिज बिलोव्ड ब्यूटी फ्रॉम हिज वर्स, यानी कि ये कहते हैं कि ही चैलेंज टाइम, वो टाइम को चैलेंज करते हैं कि वो कितना भी बुरा जाए, कितना भी बुरा करे, लेकिन वो इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते उसकी बिलोव्ड की ब्यूटी को फ्रॉम हिज वर्स, उसकी कविताओं से। ठीक है, ये देखो, सोनेट में शेक्सपियर समय की सर्वनाश करने की शक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे दावा करते हैं कि उनकी जो कविता है उनके प्रिय की सुंदरता को अमर बनाए रखेगी। 92 क्वेश्चन है, व्हाट डज थीम इज सेंटर टू शेक्सपियर द रेप ऑफ लुक्रेस? तो यानी शेक्सपियर की द रेप ऑफ लुक्रेस में केंद्रीय विषय क्या है? सेंट्रल थीम इज सेक्सुअल वायलेंस है, इसके परिणाम हैं ऑन पर्सनल एंड पॉलिटिकल लेवल, पर्सनल और पॉलिटिकल लेवल पर। नेक्स्ट है द रेप ऑफ लुक्रेस एक तार्क्विन द्वारा किए गए यौन हमले के विनाशकारी प्रभाव, उनकी आत्महत्या के परिणाम और रोम पर उनके राजनीतिक परिणामों की जांच करता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि ये पोइम कहाँ पे सेटिंग की गई है, तो रोम में। क्वेश्चन, हाउ डज शेक्सपियर यूज कंट्रास्ट इन सोनेट 18? ठीक है, यानी कि शेक्सपियर सोनेट 18 में विरोधाभास का कैसे उपयोग करते हैं? ही कंट्रास्ट द इम्परफेक्शंस ऑफ समर विद द एटर्नल परफेक्शन ऑफ हिज बिलोव्ड, यानी कि जो इम्परफेक्शन है समर की और जो एटर्नल परफेक्शन है उनकी बिलोव्ड की, ऐसे ही कंट्रास्ट करते हैं वो। सोनेट 18 में शेक्सपियर ग्रीष्म काल की स्थिरता और त्रुटियों की तुलना अपने प्रिय की शाश्वत और अटल सुंदरता से करते हैं, जिसे उनकी कविता में अमर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कन्फ्लिक्ट इन वीनस एंड एडोनिस? वीनस एंड एडोनिस में मुख्य संघर्ष क्या है? तो क्या है मुख्य संघर्ष? द मेन कन्फ्लिक्ट इन वीनस अनरिक्वेटेड लव फॉर एडोनिस हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हंटिंग दैन लव, यानी भाई वीनस किसे प्यार करती है? एडोनिस से, लेकिन एडोनिस का ध्यान किसके अंदर है? हंटिंग के अंदर। 95 क्वेश्चन में आगे हैं। इन सोनेट 30 व्हाट इमोशंस डज शेक्सपियर एक्सप्रेस रिगार्डिंग द पास्ट सोरो? तो सोनेट 30 में शेक्सपियर अतीत के दुखों के बारे में कौन सी भावनाएं व्यक्त करते हैं? ही एक्सप्रेसेस रिग्रेट एंड ग्रीफ फॉर लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, मैं आपको कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि कैसे याद करेंगे कि सारी अपॉर्चुनिटी खुद गुम हो जाती है। 30 में हमें दुख होता है और हमारे फ्रेंड हमें, जो हमारी दोस्त है वो हमें संभालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है शेक्सपियर अतीत की हानियों को याद करते हुए दुख और पछतावे का अनुभव करते हैं, लेकिन एक मित्र के प्रेम में सांत्वना पाते हैं। 96 क्वेश्चन में आ गए हैं। हाउ डज शेक्सपियर पोर्ट्रे लव इन सोनेट 18? सोनेट 18 में शेक्सपियर प्रेम को कैसे चित्रित करते हैं? ही पोर्ट्रे लव एज एटर्नल एंड अनचेंजिंग, कंट्रास्टिंग इट विद द फ्लिटिंग नेचर ऑफ समर, यानी कि एक इसके अंदर प्यार को कैसे दिखाया गया है? शाश्वत दिखाया गया, अनचेंजिंग दिखाया गया, और उसका कंट्रास्ट करते हैं किससे? समर से। शेक्सपियर यह बताते हैं कि उनके प्रिय की सुंदरता उनकी कविता के माध्यम से जीवित रहेगी और समय को चुनौती देती है। व्हाट मेटाफर डज शेक्सपियर यूज इन सोनेट 55 टू कन्वे इमोर्टैलिटी?
तो सोनेट 55 में शेक्सपियर अमरता को व्यक्त करने के लिए कौन सा रूपक उपयोग करते हैं? ही यूजेज मेटाफर। ऐसे भी कंपेयर करने के लिए मेटाफर ही यूज होगा। ठीक है, लास्टिंग मोनूमेंट्स एंड पोइट्री, सेक्स ये पढ़ा चुके हैं भाई बार बार। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ा देते। शेक्सपियर दावा करते हैं कि उनकी कविता भौतिक स्मारकों से अधिक समय तक जीवित रहेगी, जिससे उनके प्रिय की सुंदरता हमेशा के लिए सुरक्षित होगी। उसके बाद 98 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट इन वीनस एंड एडोनिस? वीनस एंड एडोनिस में केंद्रीय संघर्ष क्या है? तो क्या है भाई, एक मिनट, द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट इन वीनस डिजायर, ये कितनी बार पढ़ चुके हैं भाई। यानी कि वीनस का क्या है, वीनस एडोनिस से प्यार करती है, लेकिन एडोनिस किससे प्यार करता है? शिकार करने से। पढ़ चुके हैं हम। 99 क्वेश्चन में इन सोनेट 73 में क्या मिलेगा? एज वाला मिलेगा। शेक्सपियर यूज सीजनल इमेजरी, तो इसके अंदर मौसमी छवियों को कैसे उपयोग करते हैं? ही कंपेयर एजिंग टू, यानी ओटमन, मैंने आपको बताया था ये 4 चीज़ें याद रखनी है। ओटमन, और क्या याद रखना है आपको? संध्या का समय याद रखना है, और एक और था उसके अंदर, क्या था? ट्विलाइट, ओटमन, ट्विलाइट और डाइंग फायर, बुझती हुई आग, ओटमन और ट्विलाइट। 73 की एज में ये 3 आपको याद रखने हैं, जो ये चिन्ह है, ठीक है, वृद्धावस्था के, तो ये याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन में आगे हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैसेज ऑफ सोनेट 116? आपको पता है इतनी एज में ट्रू लव होता है, तो द सोनेट डिफाइंस ट्रू लव, ये देखो भाई पढ़ चुके हैं हम। शेक्सपियर का कहना कि सच्चा प्रेम चुनौती और समय के बावजूद स्थिर और अपरिवर्तनीय रहता है। भाई जितनी जल्दी हो सके मैंने उतनी जल्दी आपको एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, फिर भी 1 आवर से ज़्यादा टाइम होने लग गया है। तो भाई ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।